स्टूडेंट्स, अभी हमारा हेलो अल्केन और हेलो आयरन चैप्टर का क्वेश्चन का डिस्कशन चल रहा है। लास्ट क्लास में हमने कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का डिस्कशन किया था और आज के क्लास में कुछ नए क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव रेसिमिक मिक्सचर ऑन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय OH माइनस आयन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो सब्स्टिट्यूशन के लिए हमें क्या चाहिए, सब्स्टिट्यूशन के लिए हमें चाहिए कि कोई भी एक नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिस एटम या ग्रुप का ज़्यादा होता है वो उस जगह से निकलेगा। कहाँ से निकलेगा? कार्बन से निकलेगा और निकलने के बाद उसी जगह पर आके न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा, तभी जाके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में पूछा है क्या कि रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। अच्छा, तो ये रेसिमिक मिक्सचर जो है वो कब मिलता है? रेसिमिक मिक्सचर मिलता है अगर हमारे पास एसिमेट्रिक और कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट हो तब। ठीक है, तो हमें ये चेक करना है कि हमारे पास जो तीनों ऑप्शन है उनमें से किसके पास कायरल कार्बन एटम है। ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट वाले में ये कार्बन जो है 4 डिफरेंट ग्रुप और एटम के साथ अटैच है, CH3, C2H5H और Br। तो यहाँ पे हमें रेसिमिक मिक्सचर मिल सकता है। ठीक है, सेकंड में हमें आंसर तो मिल गया, फिर भी हम चेक करेंगे। सेकंड में क्या है, CH3 दो CH3 हो गया, तो 4 डिफरेंट ग्रुप तो नहीं हो सकता। ऑप्शन 3 में यहाँ पे CH3 CH2H ये ग्रुप है। ठीक है, और यहाँ पे CH2Br मतलब कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है, तो ये भी हमारा क्या है, कायरल कार्बन एटम नहीं है। तो ये तीनों ऑप्शन में से सिर्फ ये फर्स्ट ऑप्शन है जिसमें हमारे पास कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है OH माइनस का, तो वो रेसिमिक मिक्सचर दे सकता है। ठीक है, रेसिमिक मिक्सचर मतलब डी आइसोमर एंड एल आइसोमर पड़े हुए हो सारा, और एक होगा क्या हमारा रिटेंशन प्रोडक्ट, दूसरा होगा हमारा इन्वर्शन प्रोडक्ट। ठीक है, आया समझ में? लिख लो इसको। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नंबर 2, विच ऑफ द कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल आर एसिमेट्रिक। हमें पूछा है कि ये एक कंपाउंड दिया है। ठीक है, कंपाउंड में 1 2 3 4 कार्बन एटम है जिसको हमने नेमिंग दिया है ABCD से रिप्रेजेंट किए हैं हमें। ठीक है, हमें ये देखना है कि इनमें से कौन है जो एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। ओके, कौन है मतलब कौन कौन है, 1 हो सकता है या फिर मोर देन 1 ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है। देखते हैं। फर्स्ट कार्बन जो है यहाँ पे, ये फर्स्ट कार्बन में क्या है, फर्स्ट कार्बन एक साइड में OH, दूसरे साइड में कार्बन और एक साइड में डबल बॉन्ड O है। तो आपके माइंड में क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये डबल बॉन्ड O है, मतलब 2 बॉन्ड जो है वो सिर्फ ऑक्सीजन के साथ है, तो इस केस में क्या होगा, ये एसिमेट्रिक हो सकता है या एसिमेट्रिक नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमारा जो एसिमेट्रिक कार्बन का कॉन्सेप्ट है वो उस बेसिस पे है कि जो कार्बन है वो डिफरेंट एटम या ग्रुप के साथ अटैच रहे। ठीक है, ये नहीं है कि 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप, क्या चाहिए, डिफरेंट एटम या ग्रुप। यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है। ठीक है, लेकिन वो डिफरेंट है, हमारा क्या ऑक्सीजन डिफरेंट है, OH डिफरेंट है, कार्बन डिफरेंट है, क्योंकि जितना भी ग्रुप अटैच है वो सब डिफरेंट है, तो वो एसिमेट्रिक कार्बन बन सकता है। ठीक है, तो हमारा जो A है वो एसिमेट्रिक बन गया। नेक्स्ट, सेकेंड कार्बन B, 2 साइड में 2 कार्बन के साथ अटैच है, तो वो तो डिफरेंट ग्रुप नहीं रहा, डिफरेंट एटम। ठीक है, तो वो एसिमेट्रिक नहीं होगा। नेक्स्ट सी वाला कार्बन जो है वो भी 2 डिफरेंट कार्बन के साथ अटैच है, तो वो भी एसिमेट्रिक नहीं होगा। लास्ट डी क्या है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल डिफरेंट एटम या ग्रुप के साथ वो अटैच है। ठीक है, तो यहाँ पे डी जो है वो भी एसिमेट्रिक बनेगा और ए तो पहले से ही एसिमेट्रिक है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन यहाँ पे
करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए डी। क्लियर है? लिख लो इसको। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है रिएक्शन ऑफ C6H5CH2Br with aqueous NaOH follows which rule? SN1 mechanism, SN2, any of 1 and 2 और Sedgwick's rule. ओके, तो यहाँ पे हमें पहले क्या करना है? पहला काम तो ये करना है कि ये जो कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, C6H5CH2Br। C6H5 मतलब बेंजीन रिंग का एक हाइड्रोजन नहीं है, मतलब फिनाइल ग्रुप बना। ठीक है, वहां पे क्या अटैच है? CH2Br। तो यहाँ पे हमने लगाया है CH2Br। ओके, तो करना क्या है? ये एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो रिएक्शन करने में क्या होगा? जब भी वो रिएक्शन करेगा, एक्वस NaOH है मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, OH माइनस आएगा, ब्रोमीन यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है वो हमें देखना, तो ये हमें पता चल गया कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, मतलब ये जो सेडजेक्स रूल है वो नहीं हो रहा है। क्या होगा? SN1 SN या SN2, ये दोनों में से कुछ होगा। तो अब देखते हैं कि वो दोनों में से कौन होता है। ठीक है, पहला है हमारा SN1। SN1 में क्या है? 2 स्टेप रहता है। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आके कार्बोकैटायन को अटैक करता है। ओके, और SN2 सिंगल स्टेप रिएक्शन है, पहले से न्यूक्लियोफाइल जाके बैक अटैक करता है, उसके बाद फर्स्ट जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या ग्रुप प्रेजेंट है वो निकलता है। ओके, तो अगर हमारा फर्स्ट क्या SN1 में कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो रहा है, तो हमें ये देखना है कि यहाँ पे कुछ कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है क्या। अगर CH2Br निकल जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बनेगा? बेंजीन रिंग है CH2 प्लस। ओके, तो ये जो हमारा ये है क्या बना कार्बोकैटायन, वो है बेंजाइल कार्बोकैटायन। ठीक है, तो जो हमने पढ़ा है कि SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म के हिसाब से कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है सारा चीज। वहाँ पे क्या है? टर्शियरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। लेकिन यहाँ पे टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या है? बेंजाइल कार्बोकैटायन है। ठीक है, जो बेंजाइल कार्बोकैटायन और एक है एलाइल कार्बोकैटायन। ओके, तो एलाइल तो पढ़े हो, CH मतलब 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा, उसके नेक्स्ट में जो कार्बन है वहां पे चार्ज रहना चाहिए। तो बेंजाइल और अलाइल कार्बोकैटायन जो है वो टर्शियरी कार्बोकैटायन से भी ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो कहीं पे अगर दिखे कि बेंजाइल कार्बोकैटायन है या एलाइल कार्बोकैटायन है, तो वहां पे आंख बंद करके हमें SN1 मैकेनिज्म फॉलो करना है, क्योंकि वो दे आर द मतलब क्या मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायंस। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? यहाँ पे हमारा आंसर होगा SN1 मैकेनिज्म। आया समझ में? लिख लो इसको। हो गया? मिटाते हैं। Question number 4. The reaction of toluene, लिख लो क्वेश्चन। The reaction of toluene with chlorine in presence of iron and in absence of light yields
ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है बेंजीन रिंग में CH2Cl with 2 ऑर्थोक्लोरोटॉल्यूइन with 3 पाराक्लोरोटॉल्यूइन with 4 both 2 and 3। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन समझ में आया सबको कि हमें टॉल्यूइन का रिएक्शन करना है विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ आयरन। तो टॉल्यूइन का स्ट्रक्चर क्या है? टॉल्यूइन का स्ट्रक्चर है बेंजीन रिंग और वहां पे लगेगा CH3। तो यहाँ पे हमें रिएक्शन किसके साथ करना है? क्लोरीन के साथ रिएक्शन करना है इन एब्सेंस ऑफ लाइट, दैट मींस डार्क में करना है। ठीक है, तो अगर ऐसे कंडीशन में होता है रिएक्शन तो जो क्लोरीन आएगा वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक मिथाइल ग्रुप पहले से प्रेजेंट है और वो क्या है और ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो यहाँ से जो आएगा क्लोरीन एटम वो कहाँ पे लगेगा? एक लगेगा ऑर्थो पोजीशन में जो बना हमारा ऑर्थोक्लोरोटॉल्यूइन और एक लगेगा पारा पोजीशन में जो होगा पाराक्लोरोटॉल्यूइन। जब जैसे हम पढ़े हैं यूजुअली ऑर्थो और पारा दोनों प्रोडक्ट ही निकलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा? बोथ 2 and 3। ठीक है, आया समझ में? लिख लो इसको। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोमीथेन on treatment with excess of ammonia is mainly ऑप्शन है B1 NN डाइमिथाइल मिथानामाइन जिसका स्ट्रक्चर ये है। नेक्स्ट सेकेंड ऑप्शन N मिथाइल मिथानामाइन CH3NH CH3। नेक्स्ट है मिथानामाइन CH3NH2। ऑप्शन 4 mixture of all the above in equal proportion। ठीक है, आया क्वेश्चन समझ में? क्लोरोमीथेन हम ले रहे हैं और उसका ट्रीटमेंट करेंगे विद एक्सेस ऑफ एमोनिया, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? हमने जो पढ़ा हुआ है क्लोरोमीथेन के बारे में वो क्या पढ़ा हुआ है? क्लोरोमीथेन क्या है? CH3Cl। इन जनरल जो हमने पढ़ा है वो है हम रिएक्शन करते हैं उसका विथ एमोनिया तो वो बनता है क्या? CH3NH2। ओके, अगेन वो रिएक्शन कंटिन्यू होता जाता है इन प्रेजेंस ऑफ वो जो हाइड्रोजन है उससे क्या बनता है? CH3Cl और मॉलिक्यूल्स में तो प्रेजेंट है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन फिर से रिप्लेस होता है और एक मिथाइल ग्रुप लगता है और फिर से CH3Cl के साथ रिएक्शन करेगा CH3NCH3CH3। ठीक है, अगेन रिएक्शन कंटिन्यू होता है और वो देता है क्वाटरनरी
एमोनियम कंपाउंड देता है। ठीक है, ये हमारा इन जनरल रिएक्शन जो हम पढ़े हुए हैं, और इस रिएक्शन का नाम है हॉफमैन एमोनोलाइसिस रिएक्शन। ओके, अच्छा, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है कि क्या करना है, विद एक्सेस ऑफ एमोनिया हमें रिएक्ट करना है। अगर एक्सेस ऑफ एमोनिया रहेगा, CH3Cl वो एमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या देगा, CH3NH2। CH3NH2। लेकिन ये जो रिएक्शन कैरिड आउट होता है उसके लिए हमें जो मिथाइल क्लोराइड है, मतलब जो अल्काइल हैलाइड है, वो हमें ज्यादा अमाउंट में चाहिए, तभी जाके ये रिएक्शन कंटिन्यू होके क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड में स्टॉप होगा। ठीक है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या है, हमें एक्सेस अल्काइल हैलाइड नहीं लेना है, क्या लेना है, एक्सेस एमोनिया। अगर एक्सेस एमोनिया रहा तो ये सारे रिएक्शन जो है वो कंटिन्यू नहीं कर सकते और रिएक्शन हमारा यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। ओके, अगर यहाँ पे रिएक्शन स्टॉप होगा तो हमारा प्रोडक्ट क्या बना, मिथानामाइन CH3NH2। ओके, आया समझ में? लिखो इससे। हो गया, मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the, देखो, which of the following alkyl halide लिख रहे हो, which of the following alkyl halide will undergo SN1 reaction more readily। हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है CH3O3F, नेक्स्ट CH3O3Cl, नेक्स्ट CH3O3Br, नेक्स्ट CH3O3I। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि ये हमारा क्या, इनमें से जो चारों अल्काइल हैलाइड्स है उनमें से कौन SN1 रिएक्शन को मोर रेडिली रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, SN1 रिएक्शन देता कौन है, जिसका स्टेबल कार्बोकेटायन होता है, जो टर्शियरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी ग्रेटर देन मिथाइल होता है। ठीक है, और टर्शियर, इनके अलावा और कौन शो करता है, बेंजाइल हो गया और हमारा क्या अलाइल हो गया, वो भी शो करते हैं, क्योंकि उनका भी जो कार्बोकेटायन है वो ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे तो फिलहाल उसका कुछ ये इशू है नहीं, क्योंकि सारे में एक ही अल्काइल ग्रुप है ना, टर्शियरी में है, सारे में CH3O3 है। तो जो चेंज हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, वो हुआ है इन द हैलोजन, एक में फ्लोरीन, दूसरे में क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन प्रेजेंट है। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें चेक करना है इनमें से कौन ज्यादा एक्टिव है। तो जब फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़े थे उस टाइम में हमने बताया था कि जो रिएक्शन होता है वहाँ पे, मतलब रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, अगर अल्काइल ग्रुप सेम रहा तो वो क्या होता है, Ri ग्रेटर देन Rbr ग्रेटर देन Rcl ग्रेटर देन Rf। ठीक है, तो उसके हिसाब से कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, जो है हमारा आयोडाइड वाला CH3O3I, वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। ओके, आया समझ में? लिख लो इसको। हो गया ना? नेक्स्ट, arrange the compounds in increasing order of
reaction towards nucleophilic substitution। हमारा कंपाउंड क्या क्या है? कंपाउंड है क्लोरोबेंजीन, बीट बी, ऑर्थोनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, बीट सी, मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ठीक है, इसको हमें अरेंज करना है। सोचो क्या होगा? सोचिए, कुछ आइडिया आया? क्या होगा यहाँ पे? ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को जो हालो आयरन्स होते हैं वो इतना अच्छे से रेस्पॉन्ड नहीं करते। ठीक है, रेस्पॉन्ड कब करेंगे? जब उनके पास कुछ ड्रास्टिक कंडीशन होगा, टेम्परेचर और प्रेशर बहुत हाई रहेंगे, उसी कंडीशन में वो क्या यूजुअली रिएक्ट करते हैं। ओके, लेकिन अभी हमारे पास वैसा कुछ कंडीशन है नहीं, हमारे पास जस्ट 3 कंपाउंड है। तो इनमें से क्या होता है? अच्छा, ये पहले अब तो पढ़े हुए हो, फिर भी बता देते हैं। जो हैलो आयरन्स होते हैं वो क्यों रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं? रेस्पॉन्ड इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि है तो बहुत सारा फैक्टर, लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर जो क्लोरीन इलेक्ट्रोफाइल जो निकलेगा वो सॉरी न्यूक्लियोफाइल जो निकलेगा, न्यूक्लियोफाइल तो नहीं निकलता, जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है क्लोरीन, वो जब निकलेगा तो न्यूक्लियोफाइल भी आके अटैक करेगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे बेंजीन रिंग है, ये जो बेंजीन रिंग है वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है। ठीक है, तो अगर बाहर से न्यूक्लियोफाइल आएगा तो ये जो बेंजीन रिंग है जो पहले से ही इलेक्ट्रॉन रिच है वो उसे रिपेल करेगा। ठीक है ना? तो इसलिए क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना उतना इजी नहीं होगा। ओके, और फैक्टर बहुत सारे हैं, हमने ये फैक्टर इसीलिए बताया कि इस जगह पे इस क्वेश्चन पे यही लागू होगा। ओके, इसलिए होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे कहाँ पे? बेंजीन रिंग में, तो वो क्या करेगा? तब बेंजीन रिंग से क्या करता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो है क्या नाइट्रो ग्रुप लगा दिया है, तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो वो क्या करेगा? बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी जो है वो डिक्रीज कर देगा। अगर बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी डिक्रीज होता है तो न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करने के लिए उस न्यूक्लियोफाइल को इजी होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा क्या, अगर NO2 ग्रुप लगा है तो वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि NO2 ग्रुप जो है वो किस जगह पे लगने से ज्यादा रिएक्टिव होगा? तो पता है कहाँ पे लगने से ज्यादा रिएक्टिव होगा? ऑर्थो या पारा में। क्यों? क्योंकि ऑर्थो और पारा में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ज्यादा रहता है। ठीक है, तो हमारा इस हिसाब से जो फर्स्ट रिएक्टिव ज्यादा है वो कौन ज्यादा रिएक्टिव है? सी ज्यादा रिएक्टिव है। तो हमें क्या पूछा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है ना। अच्छा, सी के पहले नाइट्रो ग्रुप तो है। ठीक है, सी नहीं, बी, बी। ठीक है, ऑर्थो में है तो बी है। नेक्स्ट में मेटा पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप है। जो मेटा पोजीशन में जो ग्रुप रहता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, वो उतना ज्यादा क्या होता है इफेक्ट मतलब कंट्रीब्यूट नहीं करता ये सारी चीजों को, बट क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो नेक्स्ट ये में रिएक्टिविटी में वो रहेगा। ठीक है, और फाइनली क्लोरोबेंजीन जो हमारा नॉर्मल हेलो आयरन है वो उस लास्ट में आएगा, मतलब उसका रिएक्टिविटी जो है वो सबसे कम है, इसलिए हमें ये सब काम करना पड़ता है। ठीक है, लिखो। हो गया क्या? क्वेश्चन नंबर 8, वो भी यही सेम क्वेश्चन है, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन है क्लोरोबेंजीन, नेक्स्ट में पारा
नेक्स्ट में क्लोरीन है और दोनों ऑर्थो और पारा पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा सोचो। क्या होगा, वही पहले का कॉन्सेप्ट लगेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो 3 जगह पे लगा है, मतलब यहाँ पे जो क्या बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बहुत कम हो जा रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है वो ज्यादा इजी होगा। ठीक है, तो क्योंकि ज्यादा इजी होगा ये रहेगा हाईएस्ट में। ठीक है, ये ज्यादा रिएक्टिव है। नेक्स्ट में कौन आएगा, ये दोनों में से एक में पारा पोजीशन में लगा हुआ है, तो इसमें तो पारा पोजीशन में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहता है। ठीक है, तो वो भी इलेक्ट्रॉन निकालेगा, लेकिन यहाँ पे एक था मतलब एक ग्रुप प्रेजेंट है NO2 का, यहाँ पे 3 ग्रुप है, उस बेसिस पे C का रिएक्टिविटी ज्यादा होगा और उसके नेक्स्ट में आएगा B। ठीक है, और फाइनली कौन आएगा, क्लोरोबेंजीन, जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो A लेस देन B लेस देन C। ओके, आया समझ में, लिखो इससे। हो गया। नेक्स्ट वही वाला क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं हम। ऑप्शन ए क्लोरोबेंजीन, बी क्लोरोबेंजीन के पारा पोजीशन में टॉल्यूइन लगा हुआ है, ऑप्शन सी में क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो में एक और पारा में एक टॉल्यूइन सॉरी CH3 ग्रुप मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा आंसर सोचो। यहाँ पे क्या होगा, NO2 ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो वो क्या करता है, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है, जिससे बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होता है और न्यूक्लियोफाइल का अटैक इजी होता है। ठीक है, लेकिन अभी क्या ग्रुप लगा है, अभी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। मिथाइल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज मतलब ये विड्रॉ नहीं करता, वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। ठीक है, मतलब वो बेंजीन रिंग को अभी ज्यादा उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा इंक्रीज करेगा। ओके, तो यहाँ पे पहले तो क्लोरोबेंजीन है जो अभी के लिए हम मान लेते हैं कि न्यूट्रल है। अभी मिथाइल ग्रुप आया तो वो क्या करता है ना, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। कहाँ पे, यहाँ पे बेंजीन रिंग में। ठीक है, तो बेंजीन रिंग में अभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गया, और अभी लास्ट ऑप्शन में 2 मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे बेंजीन रिंग क्या होगा, उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा हो जाएगा। अगर बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो गया तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करना बहुत डिफिकल्ट होगा। ठीक है, उस केस में इसी कंपाउंड का जो रिएक्टिविटी है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो काफी कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये लीस्ट रिएक्टिव होगा सी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है, नेक्स्ट में एक मिथाइल ग्रुप है तो आएगा बी, और फाइनली हमारा आएगा क्लोरोबेंजीन। ठीक है, जिसमें कोई भी एक्स्ट्रा ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। ओके, लिखो इससे। हो गया, मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, क्वेश्चन लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड एज, which of the following compound can be classified as aryl halide? ऑप्शन है
ये हमारे पास चार ऑप्शन है, हमें इनमें से कौन अराइल हैलाइड है वो मतलब चेक करना है। ठीक है, तो इसके लिए पहले क्या करेंगे, पहले चारों का स्ट्रक्चर बनाना जरूरी है, तभी जाके पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अराइल हैलाइड क्या होता है। अराइल हैलाइड ये बिल्कुल भी नहीं होता कि जहाँ पे बेंजीन रिंग हो और एक हाइड्रोजन एटम हो। अराइल हैलाइड ये होता है जिसमें बेंजीन रिंग के साथ हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली अटैच हो। आया समझ में, बेंजीन रिंग पड़े हुए हो सारा, बेंजीन रिंग में हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली अटैच हो। तो स्ट्रक्चर बनाते हैं B1 का, क्या लिखा है, पारा क्लोरो C6H4। तो ये तो हो गया हमारा बेंजीन रिंग, C6H6 होता है बेंजीन, C6H4 जो है वो क्यों बना, क्योंकि दो जगह पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, इसलिए दो हाइड्रोजन कम है, एक हाइड्रोजन निकलेगा तभी जाके एक ग्रुप अटैच होगा, है ना। तो पारा क्लोरो मतलब पारा पोजीशन में क्लोरीन है और मेन पोजीशन में कौन है, CH2 CH CH3 होल 2 मतलब दो ठो CH3। ठीक है, बीच 2 में कौन है, पहले तो C6H4 बेंजीन रिंग बना दिया, और पारा पोजीशन में कौन है, CH3 CHCl CHCl, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है। ठीक है, और इसको ऐसे भी बना सकते हो, नीचे CH3 हो गया, और बेंजीन के उस तरफ कौन लगा है, CH2 CH3। नेक्स्ट बीट 3 में क्या है, वही C6H4 है, बेंजीन रिंग तो बनाना ही है, ऑर्थो पोजीशन में BrCH2 मतलब CH2 Br है ऑर्थो पोजीशन में, और मेन में क्या रहेगा, CH CH3 CH CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH2 CH3। ठीक है, बन गया। नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन हमारा डायरेक्ट है C6H5Cl मतलब बेंजीन रिंग के साथ क्लोरीन अटैच है। ठीक है, हमें हाइड्रोजन के लिए क्या चेक करना है, बेंजीन रिंग रहेगा, और यहाँ पे क्योंकि क्लोरीन ब्रोमीन दोनों है, कोई भी हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच होना चाहिए। ओके, देखते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन कौन है, क्लोरीन है, डायरेक्टली अटैच है बेंजीन रिंग में है, तो ये हमारा करेक्ट होगा, ये क्या होगा, अराइल हैलाइड हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे कौन है, क्लोरीन है जो बेंजीन रिंग में डायरेक्टली अटैच नहीं है, CHCl के फॉर्म में है, तो ये अराइल हैलाइड नहीं बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पे भी ब्रोमीन प्रेजेंट है लेकिन वो CH2Br फॉर्म में है, रिंग में डायरेक्टली अटैच नहीं है। ठीक है, तो ये भी हमारा नहीं बनेगा। C6H5Cl बेंजीन रिंग के साथ क्लोरीन डायरेक्टली अटैच है, तो ये हमारा अराइल हैलाइड बन सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, बीट 1 और बीट 4, ये दोनों ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। लिखो, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्काइल फ्लोराइड्स are synthesized by heating an alkyl chloride or bromide in presence of डैश और डैश। जो अल्काइल फ्लोराइड या अल्काइल फ्लोराइड का प्रिपरेशन जो होता है फ्रॉम अल्काइल फ्लोराइड एंड ब्रोमाइड, वो उसके प्रेजेंस में, मतलब वो पूछ रहा है क्या कि हमारा रिएजेंट जो है वो क्या होना चाहिए। ठीक है, तो रिएजेंट यहाँ पे काफी सारे हैं, क्या क्या रिएजेंट हो सकते हैं, हमारा रिएजेंट हो सकता है AgF
होगा स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक है, इनमें से कोई भी क्या रिएजेंट हम यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों ब्लैंक में कुछ भी पुट कर सकते हो इनमें से। ठीक है, लिख लो इससे। हो गया क्या? मिटाते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग in increasing order of their boiling point. Arrange the following in increasing order of their boiling point. क्वेश्चन में क्या है? 1 iodobutane, next 1 bromobutane, 1 chlorobutane and butane। ये चारों को हमें उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में अरेंज करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो है उसके लिए हमें क्या चाहिए? यहाँ पे क्योंकि सारा चीज जो है वो डिफरेंट है, इसलिए क्या होगा? साइज को हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, साइज को अगर कंसीडर करेंगे, साइज मतलब क्या? मॉलिक्यूलर वेट को कंसीडर करेंगे, तो हायर द मॉलिक्यूलर वेट हायर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, देख हमें तो पता है कि क्या ब्यूटेन जो सबसे कम होगा, क्लोरोब्यूटेन का थोड़ा ज्यादा होगा। क्या मॉलिक्यूलर वेट? ब्रोमीन क्लोरीन से हैवी होता है तो इसका और ज्यादा, और आयोडीन जो इनमें इन सब में से हैवी है उसका ज्यादा रहता है। ठीक है, तो इसको अरेंज कैसे करेंगे? एबीसीडी लिख लेते हैं इसका। तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका रहा? ए। नेक्स्ट कौन आएगा? बी। नेक्स्ट आएगा सी। नेक्स्ट आएगा डी। लिख लो। हो गया है? नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन है नेक्स्ट में, उसको भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में हमें अरेंज करना है। हमारा कंपाउंड क्या है? 1 ब्रोमोइथेन, नेक्स्ट 1 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन और ब्रोमोबेंजीन। ये चारों को हमें क्या करना है? अरेंज करना है। तो कैसे अरेंज करेंगे? वही चीज लागू होगा। क्या लागू होगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हमारा क्या? मॉलिक्यूलर वेट। तो इसको ए बी सी डी करते हैं। तो हमारा जो सबसे कम मॉलिक्यूलर है वो किसका मॉलिक्यूलर वेट किसका होगा? इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, बेंजीन। ये है। ब्रोमो तो सब में कॉमन है, तो सबसे छोटा लेंथ किसका है? इथेन का। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। इथेन से ज्यादा होगा प्रोपेन, प्रोपेन से ज्यादा क्या होगा? ब्यूटेन, और बेंजीन का सबसे ज्यादा होता है मॉलिक्यूलर वेट, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, लिख लो इसको। हो गया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ ऑर्थो एंड
डाइब्रोमोबेंजीन, क्वेश्चन लिखो, आउट ऑफ ऑर्थो एंड पारा डाइब्रोमोबेंजीन which one has higher melting point? Out of ortho and para dibromobenzene, which one has higher melting point? हो गया। तो मेल्टिंग पॉइंट, अच्छा ये तो हमने मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस के ऊपर कर दिया और लास्ट क्लास किए थे ब्रांचिंग के बेसिस के ऊपर। अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों सेम है। ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन मतलब ऑर्थो मतलब बेंजीन रिंग के एक पोजीशन में क्या रहेगा, बना देते हैं, क्यों ना सोचोगे, ब्रोमीन, ऑर्थो पोजीशन में भी ब्रोमीन। नेक्स्ट पारा डाइब्रोमोबेंजीन में ब्रोमीन, उसके पारा पोजीशन में भी ब्रोमीन। ठीक है, तो इनमें से क्या दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम रहा, दोनों में बेंजीन रिंग है, दोनों में ब्रोमीन भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट किस बेसिस पे चेक करेंगे, वो हम चेक करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के बेसिस पर चेक करेंगे। कैसे, स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा, पता है ऑर्थो और पारा में से जो पारा प्रोडक्ट है वो ज्यादा स्टेबल रहता है। क्यों, वो भी हमने पढ़ाया हुआ है, क्या होता है, पास पास ग्रुप रहता है, स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, इसलिए स्टेबल नहीं होता। सिमेट्री नहीं है, यहाँ पे सिमेट्री है, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल है। ग्रुप पास पास रहेगा तो रिपल्सन होगा, यहाँ पे कोई भी रिपल्सिव फोर्स एक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सारे केस के लिए जो पारा प्रोडक्ट है वो ज्यादा स्टेबल है। अगर कोई प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है तो उसका जो बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, मतलब हमें ज्यादा हीट देना होगा और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो पारा डाइब्रोमोबेंजीन का ज्यादा होगा। ठीक है, देखो इससे, हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वाई आयोडोफॉर्म हैज, लिख लो, why iodoform has antiseptic property? लिख लिया क्वेश्चन, why iodoform has antiseptic property? एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी मतलब कहीं पे इन्फेक्शन होता है तो हम वहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, जैसे कहीं पे खरोच आ गया तो डेटॉल वगैरह जो है, डेटॉल सेवरन ये सब लगाते हो ना, तो ये जो आयोडोफॉर्म है वो उसमें भी ये एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी रहता है। क्यों, क्योंकि हमें फ्री आयोडीन चाहिए। ठीक है, क्यों, और ये जो आयोडोफॉर्म है वो फ्री आयोडीन लिबरेट करता है, तो इससे हम लिख सकते हैं लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन, क्योंकि फ्री आयोडीन जो है वो लिबरेट करता है, इसके वजह से वो एंटीसेप्टिक के हिसाब से काम करता है। एंटीसेप्टिक में जो टिंचर आयोडीन है, फ्री आयोडीन, वही अपना क्या है, मेन एक्टिविटी शो करता है। ठीक है, लिखो इससे, हो गया। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, जो हमारा एनेस्थीसिया के हिसाब से कौन सा क्या है हमारा हेलो अल्केन, विच हेलो अल्केन इज यूज्ड एज विच हेलो अल्केन पोजेस एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी। क्वेश्चन लिखो, विच हेलो अल्केन पोजेस एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आंसर होता है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म जो है वो पहले बहुत होता था यूज, अभी और कुछ यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है, हैलोथेन। ठीक है, क्या है, हैलोथेन।
तो ये हमारा क्या हो गया, जितना बाकी का क्वेश्चन बचा हुआ था, हम बोर्ड के लेवल के ऊपर बात कर रहे हैं, ये सारा क्वेश्चन का भी डिस्कशन हो गया। ठीक है, तो ये माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि आपने तो सारा क्वेश्चन ये मल्टीपल चॉइस में करा लिया, तो क्या बोर्ड में मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन आएगा? नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। बोर्ड में क्या 1 मार्क, 2 मार्क, 5 मार्क ये सबका क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क ये सबका आएगा। ठीक है, हम सारा क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में इसीलिए किए हैं क्योंकि इससे क्या मल्टीपल चॉइस में क्या ऑप्शन जो देता है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है। ठीक है, तो उस ईच ऑप्शन को अगर ट्राई करोगे तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन देके छोड़ देगे तो कुछ भी तो लिख सकते हो। ठीक है ना, तो इसलिए हमने सारा चीज जो है मल्टीपल चॉइस में क्या है। इसके अलावा सारा नेम रिएक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हमें प्रैक्टिस करना है। ओके, और विच कंपाउंड मतलब एक कंपाउंड किस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सा कंपाउंड देगा, उसको भी याद रखना बहुत जरूरी है। ओके, आए सबको समझ में? तो हमारा ये क्लास यहीं खत्म करते हैं। इसका जो नेक्स्ट क्लास आएगा वो होगा हमारा नीट और जेई के ऊपर बेस्ड करके क्वेश्चन का डिस्कशन रहेगा। ओके।